हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों, आज लेकर हम आए हैं कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी 2023 की परीक्षा देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए हमने ये तिरंगा सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी आज लेक्चर नंबर 2 है। जितने भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल से अभी अभी जुड़े हैं वो लेक्चर नंबर 1 को स्टडी करके जरूर आए। ठीक है, समझ में आ गई बात सभी को? चलें, तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं, जैसे कि आप जानते हैं 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आपके इस बार आ रहे हैं एग्जाम में, तो 20 नंबर तो आपके यहाँ पर पक्के हो जाते हैं, ये वादा है हमारा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, जितना भी आपने पूरे साल में पढ़ा है या बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, सभी तरीके के विद्यार्थी यहाँ पर हमसे जुड़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए जरा, आज हम लेकर आए हैं आपको लाइट के चैप्टर में ही मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था 30 एमसीक्यू मैं आपको लेकर आया हूं और हर टॉपिक के ऊपर आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से हमारी क्लास लग रही होगी। जल्दी जल्दी से एमसीक्यूज को खत्म कर लेते हैं, फिर 1 बाय 1 न्यूमेरिकल की क्लासेस भी मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। समय कम है तो थोड़ा सा आप जी लगा ली, जोर लगाइए। ठीक है, अपने जी के साथ। बाकी 15 या 16 से जो भी आपकी परीक्षा है उसको आप अपने हिसाब से तैयार करते रहिए, थोड़ा सा फॉरवर्ड करके हमारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। स्क्रीन पर आपके देखें जरा, मानव नेत्र अभिनेत्र। ठीक है भाई, हमारा जो नेत्र, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो आंख होती है वो अभिनेत्र कहलाती है, आई लेंस। ठीक है, लेकिन जिस ओर से वस्तु से किरणें चलती हैं वो अभिदर्शक लेंस कहलाती है, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस, ओ। ठीक है, तो यहां पर बताया गया मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, सीधी सा कारण है, समंजन क्षमता। पहले का आंसर हो जाता है ख, ये समंजन क्षमता। ये समंजन क्षमता किसकी होती है? ये मानव नेत्र की यानी हमारी आंख की क्षमता होती है कि हम आंख की पुतली में जो लेंस लगा हुआ है द्विफोकसी, उस लेंस की फोकस दूरी को हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, बिना किसी बोल्ट को टाइट किए या ढीला किए, है ना। चलिए, ये मांसपेशियों का कमाल है हमारी। देखिए जरा, नेक्स्ट आ जाता है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है कॉर्निका। कॉर्निका तो चारों तरफ का एरिया होता है। पुतली नहीं जी, परितारिका नहीं जी, दृष्टि पटल, जी हाँ, दृष्टि पटल पर क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, डी। यहां से डी आपका ऑप्शन हो जाता है। क्लियर है? नंबर 3 पर आ जाते हैं, इसी तरीके से एक क्वेश्चन करते चलेंगे, याद रखते रहेंगे आप। नंबर 3 पर आ जाते हैं, अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। फिर दोबारा याद रखेंगे, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में यानी हमारी आंख की लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है पुतली द्वारा, दृष्टि पटल द्वारा, पक्षमापी द्वारा या परितारिता द्वारा। जी हाँ, पक्षमापी द्वारा किया जा सकता है, सी आंसर हो जाता है, हम ही के द्वारा। ठीक है, अगर परिवर्तन करेंगे तो हम करेंगे। ठीक है, नंबर 4 पर आ जाते हैं। देखिए जरा, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे आप लोग। देखिए 4 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 4 में, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती हैं। फिर दोबारा सुनेंगे आप, क्या बोला गया, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन कौन सी घटनाएं सम्मिलित, यानी इंद्रधनुष जब रेनबो बनता है तो कौन कौन सी घटनाएं उसमें जुड़ती हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में माना जाता है, क्योंकि इसके 4 ऑप्शन होते हैं, 4 घटनाओं की वजह से होता है, और चारों ही घटनाएं जैसे इसमें ऑप्शन में आपको दिखा रखी है। जैसे पहला ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण। अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सीबीएसई में बहुत भर के आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR के रूप में। अपवर्तन, विक्षेपण, आंतरिक परावर्तन, ठीक है, और विक्षेपण, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन तो इसमें होता ही नहीं है ना, तो इसमें क्या आंसर बनेगा, याद रखना, इंद्रधनुष जब भी बनेगा विक्षेपण की वजह से बनेगा, आंतरिक परावर्तन की वजह से बनेगा, और अपवर्तन उसमें जरूर बनता है, यानी कि ऑप्शन हो जाता है सी। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से याद रख लेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं टिक भी लगा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है भैया, इस पर टिक लगा लेना आप।
अगर आ जाता है तारों के टिमटिमाने का कारण बताइए, तो तारों के टिमटिमाने का कारण क्या हो जाता है कि तारों से जो प्रकाश चलता है और हम तक जो पहुंचता है, उस दोनों प्रकाश के आने और जाने के बीच में बहुत सारी परतें मिलती हैं वायुमंडल की, जिनमें से कभी प्रकाश आ जाता है कभी नहीं आता है। ऑप्शन देख लेते हैं। वायुमंडलीय जल बूंदों द्वारा प्रकाश का विक्षेपण, ठीक है। वायुमंडलीय में परिवर्तित अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा, वायुमंडलीय धूल कणों द्वारा प्रकाश का परिकिरण, बादलों द्वारा प्रकाश का अंतरिक्ष। तो ऑप्शन हो जाता है बी एकदम सही, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। नंबर 6 पर आ जाते हैं। देखें जरा क्या बोला गया, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन होता है क्रिस्टल लेंस पर, स्वच्छ मंडल, कॉर्निया। सीधा सीधा याद रखना, जब भी कॉर्निया क्या होती है, चारों तरफ की लेयर होती है, और सबसे पहले जो प्रकाश डालता है तो सबसे अधिक अपवर्तन कहां पर होता है, इस कॉर्निया के ऊपर ही होता है, बी। याद रखना, मानव नेत्र में सबसे अधिक जो परिवर्तन होता है अपवर्तन का, सबसे अधिक अपवर्तन कहां पर होता है, याद रखिएगा कॉर्निया के ऊपर होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। सबसे अधिक अपवर्तन मानव नेत्र में कॉर्निया के ऊपर। और कॉर्निया कौन होती है, जो चारों ओर से कवर करके रखती है ह्यूमन आई को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु स्थित होता है। स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु कहां पर होता है, अनंत पर होता है भैया जी। कहां पर होता है, ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, अच्छे से याद रखेंगे। स्वस्थ नेत्र के लिए अनंत दूरबिंदु कहां पर होता है, अनंत पर होता है। चलिए नंबर 8 पर आ जाते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए, स्पष्ट जैसे न्यूनतम दूरी होती है, कितनी होती है न्यूनतम दूरी, 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर तक की दूरी को आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं, ये यहां पर कहा गया है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। देखें यार, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। देखो, अगर मैं बात करूं निकट दृष्टि दोष की, है ना, अगर मैं बात करूं किसकी, निकट दृष्टि, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है बेटा जी, अभी नाम इनके उल्टे होते हैं। निकट दृष्टि दोष का मतलब है निकट का तो दिखाई देगा लेकिन दूर का दिखाई नहीं देगा, और दूर का दिखाई देने के लिए किसका यूज किया जाता है, अवतल लेंस का यूज किया जाता है। तो याद रखना, निकट दृष्टि दोष जो ठीक होगा वो किसके कारण होगा, अवतल लेंस के कारण होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है, सीधी सी बात है, उत्तल लेंस। दूर वाले के लिए उत्तल लेंस, है ना, जो दूर का देख सकता है पास का नहीं देख सकता, वहां उत्तल लेंस। जो पास का देख सकता है दूर का नहीं देख सकता, वहां उत्तल लेंस। दोनों पॉइंटों को अच्छे से याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है बेटा जी। चलिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी तरह की, चलो जी एकदम बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। क्या बोला गया 11 में, देखना जरा, दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के हमेशा पीछे बनता है, याद रखना। कहां पर बनता है, ये सारा का तो थ्योरी में से लग रहा है लगभग, न्यूमेरिकल इसमें कुछ खास है नहीं, है ना। अगला क्या बोला गया, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है, 25 से कम, यानी कि पीछे बनेगा। कहां बनेगा, लाइन से पीछे बनेगा। 13 पर आ जाते हैं। क्या बोला गया 13 में, दूरदृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति मनुष्य का निकट बिंदु स्थित होता है। फिर दोबारा याद रखना, दूरदृष्टि दोष यानी दूर का तो दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, यानी पास का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 25 सेंटीमीटर से नीचे का नहीं दिखाई देगा, दूर का दिखाई दे सकता है ना, तो सी आंसर हो जाता है। आप ये 25 सेंटीमीटर का चक्कर समझ पा रहे हैं ना, यानी कि मैं बुक को पढ़ूं तो केवल 25 सेंटीमीटर तक मैं आपके बिल्कुल सही है ना। हालांकि मैं चश्मा लगाता हूं, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन अभी फिलहाल जरूरत तो नहीं चल रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हाँ चलिए देखिए जरा, अब जैसे बुक रखी हुई है तो 25 सेंटीमीटर तक तो आप देख सकते हैं आराम से, लेकिन 25 सेंटीमीटर तक जैसे हल्का सा ऊपर होगा आपको ब्लर दिखाई देने लगेगा। समझ में आ रही है बात या नहीं। तो 25 सेंटीमीटर एटलीस्ट डिस्टेंस होती है क्लियरिटी की, ठीक। चलो हेल्दी आइज की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखें जरा क्या बोला गया, 14 में पूछा गया है भैया जी कि वायु एवं एक सघन माध्यम की सतह के समांतर आपतित किरण के लिए माध्यम में अपवर्तन कोण होगा। फिर दोबारा सुन लो, वायु एवं एक सघन माध्यम की सतह के लिए, वायु और सघन, और वायु और सघन माध्यम की बात करें तो दोनों एक जैसे माध्यम हो गए,
यानी समान माध्यम की अगर बात की जाए तो आपतित किरण के लिए माध्यम में अपवर्तन कोण जो होगा वो किसके बराबर होगा? याद रखना, क्रांतिक कोण के बराबर होगा। एंगल सी के बराबर होगा। कौन? एंगल आर। क्लियर है बात? जब माध्यम सेम होंगे तब होगा ये, है ना। नंबर 15 पर आ जाते हैं। देखिए जरा 15वें में क्या बोला गया क्वेश्चन में? मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है। ये बी वाला सही है जो मैंने पहले बोला। चलो बी वाला एकदम करेक्ट है। क्लियर बात समझ? 2015 में आया क्वेश्चन ये, ठीक है, ध्यान से रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। देखिए क्वेश्चन को पढ़े। श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी प्रकाश रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया कहलाती है। प्रकाश का अपवर्तन नहीं जी, परावर्तन बिल्कुल नहीं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, हाँ ये कहलाती है। अलग अलग रंगों में बंटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्लियर है बात? 17 पर आ जाते हैं। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना हो? 3/2, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अब हमको एक बात पता है क्या कि ANG किसके बराबर होता है? अगर अपवर्तनांक को बदल दिए जाए तो GNA के बराबर होता है कि नहीं होता है? अपवर्तनांक के बराबर होता है ना। यानी वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है वो कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक, अगर माध्यम बदल दिए जाएंगे तो अपवर्तनांक भी पलट जाएंगे। इस क्वेश्चन में ये बात बोली गई है। इस कंसेप्ट को याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना मेरे बच्चे। क्या रखना है कि ANG जो होगा वो GNA का उल्टा होता है। यानी यहां पर ये बात बोली गई है क्वेश्चन नंबर 17 में। देखो वायु के सापेक्ष कांच का और कांच के सापेक्ष वायु का, तो उल्टा कर दिया, 3/2 को उल्टा 2/3 हो जाता है। आंसर हो जाता है आपका 17 का डी। क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है ना सभी को? इससे अलग भी कोई डाउट हो किसी का तो बता देना, कमेंट कर देना। मैं आते ही नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले वही कंप्लीट करूंगा। जब तक आप मुझसे बातें नहीं करेंगे, अपने डाउट्स नहीं बताएंगे, अपनी गलतियों को नहीं बताएंगे, तब तक मैं सुधार नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। चलें क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। क्या बोला गया? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। फिर दोबारा सुन लो क्या बोला गया कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? समझ? यानी कहने का मतलब ये बेटा जी देखो, सुनो ध्यान से, यहां मैं बता देता हूं। मान लें ये कोई प्रिज्म है मेरे पास, समझ में आ रही है बात? और हम एक बात जानते हैं क्या कि इस प्रिज्म पर जब भी कोई श्वेत प्रकाश डाला जाएगा, है ना, तो यहां से कुछ रंगों की जो किरणें होती हैं वो बिखर जाती है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6 और एक 7। अब ये 7 जो रंग होते हैं अलग अलग रंग होते हैं, विबिग्योर में याद रखेंगे। ये ऊपर वाला लाल रंग हो गया रेड यानी कि, और नीचे वाला वॉयलेट हो गया यानी कि बैंगनी। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा अपवर्तन पर सबसे ज्यादा जो अपने जगह से हिल गया है, समझ में आई बात या नहीं, विस्थापित हुआ है, तो देखो ये सीधा जा रहा था, सीधा ज्यादा सबसे ज्यादा कौन झुका है? बोलो, बैंगनी रंग का प्रकाश झुका है कि नहीं झुका है? बताना जरा। तो विचलन सबसे ज्यादा किसका हुआ? अगर मैं यहां से बोलूं सबसे कम किसका हुआ? लाल रंग का। लेकिन सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ? बैंगनी रंग का। इस सवाल में ये बात पूछी गई है क्या? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है बैंगनी रंग का, तो सी ऑप्शन हो जाता है सही। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाता है। देखें यार, जब श्वेत प्रकाश, क्या बोला गया? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो न्यूनतम विचलन किसका होता है? बोलो, लाल रंग यानी कि बी। क्लियर है? 20 पर आ जाता है। क्या बोला गया? श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो याद रखना, जिसकी विचलन सबसे कम होगा, मैंने क्या कहा? जिसका विचलन सबसे कम होगा उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगी, लैम्डा मैक्सिमम। जिसका विचलन कम होगा उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी। तो यानी कि 20 की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाता है? लाल रंग ए। ठीक है। 21 पर आ जाए। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। क्या पूछा गया? कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक जिसका विचलन सबसे ज्यादा होगा उसके लिए अधिकतम होता है, यानी बैंगनी के लिए।
समझ में आ रही बात या नहीं? 20 21 है ना, हाँ तो बी ऑप्शन यहां से हो जाता है। 22 पर आ जाते हैं, देखिए जरा क्या बोला गया, कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम, देखो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 21वां और 22वां। क्या बोला गया, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किसके लिए होता है, जिसका विचलन सबसे ज्यादा बैंगनी, और कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम किसके लिए होता है बताना जरा, जिसका विचलन सबसे कम यानी कि लाल, तो डी हो जाता है लाल। 23 पर आ जाए, क्या बोला गया, वायु में प्रकाश की चाल इतनी है, चलो 23 को मैं साइड में करा देता हूं। वायु में प्रकाश की चाल इतनी है, यानी कि c बराबर कितना है भैया जी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आगे बोला गया क्या कि जल का अपवर्तनांक कितना है, 4/3, इसको खाली n भी लिख सकते हैं आप, है ना, ठीक है। और पूछा क्या गया है, प्रकाश की चाल बताइए v बराबर क्या, और मुझको पता है n बराबर क्या होता है, c/v होता है। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रख लेना, n बराबर c/v। v चाहिए तो v बराबर क्या बनेगा, c/n। c बोलो 3 × 10⁸ और n बोलो कितना है, 4/3, 3 ऊपर आ गया, तो क्या बन गया, फिर 3 × 9/4 × 10⁸। इस 4 से इसको भाग करो तो कितना बनेगा, 4 दूनी 8, 1 बचा, तो 0 आपने लगाया तो कितना बचेगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, 0 लगाया, 4 × 5 = 20 × 10⁸, ये आंसर आ गया, और इसका 2.25 ए और पर आंसर हो जाता है, ठीक है। चलें जी 24वें पर आ जाते हैं, क्या बोला गया, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है, वही सेम है 3 बराबर, और अपवर्तनांक कितना दे दिया, 3/2, और वेग पूछ रहे हैं तो बताना था v बराबर क्या होता है, c/n। c कितना है, 3 × 10⁸ है, और n कितना है बोलो, 3/2, बटेगा 2 ऊपर आ गया, 3 से 3 कट गया तो आंसर आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाता है कि देखना जरा 2 × 10⁸ कौन सा वाला है, बोलो ए से ये आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में, इतनी बात समझ में आ रही है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब इससे आगे के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इसको बना रहने दो, हो सकता है इसकी जरूरत आप लोग हमको यहाँ पर पड़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलो जी 24वां हो गया, चलें देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया ना, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ठीक है बेटा जी। देखेगा 25वें में क्या बोला गया है क्या, 25वें में नेत्र लेंस होता है अभिसारी, अपसारी, उत्तल व अवतल, उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे बेहतरीन सवालों में से एक है, अब तक का याद रखना। नेत्र लेंस कैसा होता है जल्दी से बताएं जरा, अभिसारी होता है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, नेत्र लेंस जो होता है कैसा होता है, अभिसारी, सारी की सारी किरणों को केंद्रित करता है रेटिना के ऊपर, ठीक है। 26वें में आ जाए, क्या लिखा हुआ है, 26वें में दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया था, दूरदृष्टि दोष वाला सी उत्तल को प्रयोग करता है, किसका प्रयोग करता है, उत्तल लेंस का, ठीक है। 27 की अगर मैं बात करूं तो 27 में नेक्स्ट में बोले जरा, क्या बोला गया, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति चश्मे में प्रयुक्त करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ, अवतल, ए ऑप्शन यहां से हो जाता है इसका, कोई बात नहीं, रिपीट हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। 28वें में क्या बोला गया, देखें यार नेक्स्ट 28वें में क्या बोला गया, 28वें में क्या बोला गया, देखिए जरा क्या बोला गया है कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना से पीछे, बता दिया था मैंने आपको, सी ऑप्शन सी हो जाता है। 29वें में आ जाए, क्या बोला गया है, और 29 में क्या बोला गया, मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, कहां पर बनाती है, मैंने बता रखा, कॉर्निया, पुतली, आइरिस, रेटिना, सीधी सीधी बात है, रेटिना पर बनाती है, डी ऑप्शन हो जाता है आपका, सही है भैया जी। और आंख में प्रवेश करने पर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन करता है नियंत्रित मात्रा को, प्रकाश की मात्रा को पुतली करती है, याद रखना, ठीक है। तो प्रकाश की मात्रा को जो नियंत्रित करता है वो पुतली करती है, ठीक है जी। 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। प्रिज्म को याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और प्रिज्म के अपवर्तनांक के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसका याद रखेंगे, जो फॉर्मूला होता है n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a बाय 2 और अपॉन कितना होता है साइन a बाय 2। ये आप याद रखेंगे। जहां अगर मैं बोलूं आपसे क्या कि जहां डेल्टा m क्या होता है, याद रखेंगे अल्पतम विचलन कोण, और एंगल a क्या होता है, ये वाला एंगल होता है। ये प्रिज्म ऐसा होता है ABC, इसकी एक भुजा पीछे होती है, दिखाई नहीं देती है, इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। और अगर ये समबाहु त्रिभुज की आकृति में बना हुआ हो तो इस एंगल ए का मान कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। आशा है आपको ये हमारी वीडियोस काफी पसंद आ रही होंगी, और जितने भी आप लोगों के पंटर यार दोस्त हैं, जितने भी स्कूलों में मिलने जुलने वाले हैं, आपके यार दोस्त मित्र हैं, सभी से ये शेयर जरूर करें, क्योंकि यहीं से लगने वाला है आपका पेपर और हम करा रहे हैं आपको तैयारी जीत की। जय हिंद।